इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं और अन्य सैन्य ठिकानों पर, जो उसके अनुसार खतरनाक थे, हमला शुरू कर दिया है। हमने ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्र पर हमला किया। हमने ईरान के परमाणु हथियारकरण कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया। रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच छठे दौर की परमाणु वार्ता निर्धारित की गई थी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध टालना चाहते थे। इन हमलों में अमेरिका शामिल नहीं था। ईरान के राष्ट्रपति ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी ताकत और उनके कदम इजराइल को आज पहले किए गए अपने कार्यों पर पछतावा दिला देंगे। इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है। ईरानी परमाणु सुविधाओं और बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमला हुआ है। ईरान के शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। इजराइल इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कह रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल के इतिहास का निर्णायक क्षण बताया है। ईरान बेबस रह गया, क्योंकि जब इजरायली मिसाइलें देश भर में उड़ रही थीं, तब मोसाद के एजेंट शीर्ष ईरानी अधिकारियों के खिलाफ गुप्त हत्याएं कर रहे थे। ईरान में इजराइल द्वारा निर्मित ड्रोन बेस को इस ऑपरेशन के दौरान सक्रिय किया गया, जैसा कि यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडरवेव में हुआ था। इन बेसों से ड्रोन इजरायली हमले की शुरुआत से पहले ही सक्रिय हो गए और उन्होंने ईरान की सभी वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया। यही वजह है कि ऑपरेशन शुरू होने के 12 घंटे बाद भी इजरायली जेट बिना किसी रोक टोक के ईरानी आसमान में उड़ रहे हैं। ईरान ने 100 से अधिक ड्रोन से जवाबी हमला कर दिया है और अब इजराइल पर युद्ध की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। यह अब एक ऐसे अप्रत्याशित बड़े युद्ध जैसा लगने लगा है। इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करना अप्रत्याशित नहीं था। 12 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमला बहुत संभव है। अमेरिका ने ईरान के पास स्थित इराक, बहरीन और कुवैत से अपने गैर जरूरी कर्मचारियों को बाहर निकलने का आदेश दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार हमला रविवार तक कभी भी हो सकता है। पीएम नेतन्याहू ने यरूशलेम की पश्चिमी दीवार में एक नोट रखा, जिसमें ऑपरेशन राइजिंग लायन का संकेत देते हुए लिखा कि इजराइल शेर की तरह उठेगा। सूत्रों ने सीबीएस न्यूज को हमले की आशंका के बारे में बताया और कुछ घंटों बाद शुक्रवार तड़के इजराइल ने हमला कर दिया। इसने कुल 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, 5 लहरों में और 100 लक्ष्यों पर 330 से अधिक हथियार गिराए। सबसे बड़े लक्ष्य ईरान की परमाणु सुविधाएं थीं, जो जमीन के नीचे 330 फीट गहराई में बनाई गई थीं। हम बात करेंगे कि इजराइल ने उन्हें कैसे नष्ट किया, बस एक पल में। ईरान और इजराइल के बीच का प्रमुख विवाद ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने की क्षमता के इर्द गिर्द है। इजराइल पहले से ही एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जबकि ईरान नहीं, लेकिन वह इसके करीब पहुंच रहा है। परमाणु हथियारों के लिए आपको यूरेनियम को समृद्ध करना होता है और ईरान कई वर्षों से यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। आजकल वे 90% से अधिक तक पहुंच चुके हैं। अनुमान है कि समृद्धिकरण के अंतिम चरण में 1 सप्ताह से भी कम समय लगेगा। इस बीच ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताएं पहले से ही भयावह हैं, जिससे उन्हें इजराइल पर हमला करने के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली मिली हुई है। परंतु इजराइल ऐसा होने नहीं दे सकता, क्योंकि वह ईरान की परमाणु क्षमता का प्रमुख निशाना बन जाएगा। ईरान और इजराइल लंबे समय से एक शीत युद्ध में हैं, जहां ईरानी नेताओं ने इजराइल के विनाश की मांग की है। ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और कुर्दिश बलों के माध्यम से मध्य पूर्व के कई समूहों जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और गाजा में हमास तथा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का समर्थन करता है। ईरान इसे प्रतिरोध का ध्रुव, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, कहता है। इजराइल गाजा, लेबनान और यमन में लगातार संघर्ष में है, जहां नियमित रूप से हवाई हमले हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि इजराइल और ईरान काफी समय से एक अप्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के परमाणु मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया। अप्रैल में ईरान के साथ परमाणु समझौता करने के लिए ओमान और इटली में बातचीत शुरू हुई थी। इसका मकसद ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोकना था। इसके बदले ईरान को उन प्रतिबंधों से राहत मिल सकती थी जो उसकी अर्थव्यवस्था पर 2018 से लगे हुए हैं। शुरुआत में इन वार्ताओं को रचनात्मक कहा गया था, लेकिन हाल ही में यह स्पष्ट हो गया कि ये कहीं नहीं जा रही थी। ट्रंप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करने पर राजी करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है, पर मेरा आत्मविश्वास इस पर कम होता जा रहा है। और हमले से एक दिन पहले
यूएन परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। 20 सालों में पहली बार उसने ईरान को परमाणु सुरक्षा दायित्वों का पालन न करने वाला घोषित किया। दूसरे शब्दों में कहें तो यह बड़ी चिंता थी कि ईरान वास्तव में परमाणु हथियार बना रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ता इस आने वाले रविवार के लिए निर्धारित थी, लेकिन यह साफ था कि हालात बिगड़ रहे थे। इजरायली खुफिया एजेंसी के अनुसार ईरान के पास पहले से ही इतना यूरेनियम था कि वह कुछ ही दिनों में 15 परमाणु हथियार बना सकता था। इसके अलावा वह हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और अन्य के साथ मिलकर इजराइल को नष्ट करने की योजना बना रहा था। अब यह सारी जानकारी इजरायली पक्ष से आ रही है, इसलिए यह हमला बेचने के लिए एक प्रचार रणनीति भी हो सकती है। हमें कभी पक्का पता नहीं चलेगा, लेकिन यह साफ है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अनुसार इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने ईरान के संवर्धन कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया। ईरान के पास 5 प्रमुख परमाणु स्थल हैं, जिनमें नतांज में 2 संवर्धन स्थल शामिल हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने ईरान के सबसे बड़े यूरेनियम संवर्धन स्थल नचान पर हमले की पुष्टि की है। इजरायल ने दावा किया कि भूमिगत क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, जिसमें सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रिकल रूम और अन्य सहायक ढांचे वाला एक बहुमंजिला संवर्धन हॉल शामिल था। इसके अतिरिक्त उस महत्वपूर्ण ढांचे को भी निशाना बनाया गया जो स्थल के निरंतर संचालन और ईरान द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने के प्रयासों में सहायक है। हमला संभवतः बंकर बस्टर बमों से किया गया था, जो जमीन के भीतर गहरे लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। रिपोर्टों ने नतांज में हुए नुकसान की पुष्टि की है और एक वीडियो फुटेज में सुविधा से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। परमाणु प्रदूषण का बड़ा खतरा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार अब तक साइट के बाहर रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं हुआ है, अर्थात इजराइल का हमला सटीक था। इराक के पश्चिम में स्थित ईरान की खोडाब सुविधा पर भी हमला हुआ है। यह संयंत्र परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने के लिए भारी जल का उत्पादन करता है। साथ ही यहाँ यूरेनियम और प्लूटोनियम निर्माण संयंत्र और अनुसंधान प्रयोगशालाएं भी हैं। इस लेखन के समय फोर्डो, इस्फान और ब्रुशे में प्रमुख संवर्धन सुविधाओं पर हमला नहीं हुआ है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि ईरानी परमाणु खतरे को पूरी तरह खत्म होने तक उसका अभियान कई दिनों तक जारी रह सकता है। तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि भविष्य में क्या घटित होता है। नीचे के लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आप इस हमले पर हमारे आगामी वीडियो देख सकें। हालांकि सिर्फ सुविधाओं को ही निशाना नहीं बनाया गया था। हाल के हमलों में 6 वरिष्ठ ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई है। वैज्ञानिकों के बिना ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के पास इसे चलाने का सारा ज्ञान है। इजराइल ने कम से कम 20 वरिष्ठ ईरानी कमांडरों को मार डाला है। इसमें ईरान के 3 बहुत ही ताकतवर लोग शामिल हैं, जिनके नाम हैं मेजर जनरल हुसैन सलामी, मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और अली समहा खानी। ये ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख, ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के सहयोगी हैं। यह न केवल ईरान के नेतृत्व को कमजोर कर रहा है, बल्कि अली खामेनेई को भी डराने का प्रयास है, क्योंकि अब उन्हें समझना चाहिए कि वे भी सुरक्षित नहीं हैं। इस तेहरान स्थित अपार्टमेंट की तस्वीर हमले की भयावह सटीकता को दर्शाती है। इजराइल ने उस कमरे को निशाना बनाया जहां एक ईरानी अधिकारी था, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज की उच्च स्तरीय खुफिया और सैन्य क्षमताओं को दर्शाता है। ईरान में सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ। इजराइल ने ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में रूसी S-3000 समेत हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया। यह दर्शाता है कि उनके पास देश पर विशाल सैन्य लाभ है। सोचिए कि आपकी वायु रक्षा प्रणाली उसी चीज से तबाह हो जाए जिससे उसका बचाव करना था। तेहरान के निकट फारसी सैन्य परिसर, जिसमें अनेक अनुसंधान सुविधाएं हैं, पर भी हमला हुआ। इस ऑपरेशन का सबसे पागलपन भरा पहलू यह है कि कथित रूप से मोसाद ने इसे ईरान के भीतर गुप्त मिशनों के साथ पूर्व तैयार किया था। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक
मोसाद कमांडो दुश्मन की सीमा में काफी अंदर घुसे थे ताकि ईरान के अंदर हथियार स्थापित कर सकें। ईरान ने खुले क्षेत्रों में सटीक निर्देशित हथियार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की तथा तेहरान के निकट एक हमला ड्रोन बेस स्थापित किया। आपने सही सुना, एक इजरायली ड्रोन बेस ईरानी सरकार के मुख्यालय के पास स्थित है। अगर यह सच है तो यह आधुनिक युद्ध में सबसे जटिल अभियानों में से एक होता। यह ईरानी शासन के लिए एक मनोवैज्ञानिक आघात भी होता जिससे उन्हें अपने ही देश में असुरक्षित लगता। इस्राएल इसे पूर्व खतरनाक हमला बता रहा है जबकि ईरान इसे युद्ध की कार्रवाई मानता है। उसकी संप्रभुता का अपमान हुआ, उसके सैनिक अधिकारी और कई नागरिक मारे गए हैं। ईरान इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा पर विचार कर रहा है। जवाबी कार्रवाई अनिवार्य है। इजराइल ने हमले की शुरुआत में ही नागरिकों को बम शेल्टर में जाने और लंबे समय तक रहने के लिए कहा। हालांकि ईरान की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने इजराइल की ओर 100 ड्रोन भेजे थे लेकिन सभी को मार गिराया गया। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली अत्यंत शक्तिशाली है जिसमें लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। ईरान अब व्यापक हमले के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कर सकता है। इस हमले ने वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि आज रात इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कदम उठाया। हम ईरान पर हमलों में शामिल नहीं हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी बलों की सुरक्षा करना है। इजराइल ने बताया कि उनके अनुसार यह कार्रवाई आत्मरक्षा के लिए जरूरी थी। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रशासन ने हमारे सैनिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए क्षेत्रीय साझेदारों से निरंतर संपर्क बनाए रखा है। मैं स्पष्ट कर दूं, ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों पर हमला नहीं करना चाहिए। अमेरिका इस समय बहुत सतर्क है, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं है और उसकी पहली प्राथमिकता अमेरिकी सैनिक हैं। ऐसा है क्योंकि इस मुद्दे पर ट्रंप समर्थकों में मतभेद हैं जिससे उनके घरेलू गठबंधन को नुकसान हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी का एक वर्ग इजराइल समर्थक है जबकि दूसरा वर्ग विदेशी युद्धों में शामिल होने के विरोध में है। इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप इस हमले का इस्तेमाल ईरान पर दबाव बढ़ाकर उन्हें परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के अवसर के रूप में कर रहे हैं। एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में उन्होंने कहा, मैंने ईरान को समझौता करने के लिए बार बार मौका दिया। मैंने उन्हें दृढ़ता से कहा था कि बस ऐसा कर दो। उन्होंने भरसक प्रयास किया, बहुत नजदीक भी पहुंचे, मगर अंततः वे इसे पूरा नहीं कर पाए। मैंने उन्हें बताया कि यह उनकी सोच या बताए गए से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। अमेरिका दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और घातक सैन्य उपकरण बनाता है। इजराइल के पास इनमें से बहुत कुछ है और आगे भी मिलेगा और वे जानते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ ईरानी कट्टरपंथियों ने बहादुरी दिखाई पर उन्हें आगे की घटनाओं का अंदाजा नहीं था। अब वे सब मर चुके हैं और परिस्थितियां और अधिक बिगड़ेंगी। पहले ही बहुत मौत और विनाश हुआ है, लेकिन अभी भी समय है कि अगले से पहले से ही योजनाबद्ध हमलों के साथ इस नरसंहार को और भी ज्यादा क्रूर बनाया जा सकता है। ईरान को कुछ भी बाकी न बचने से पहले एक समझौता करके उस चीज को बचाना चाहिए जिसे कभी ईरानी साम्राज्य कहा जाता था। अब मौत और विनाश नहीं होंगे। बस इसे कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। इस बीच यूरोप थोड़ा सतर्क है, जैसा कि यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने कहा। वह सभी पक्षों से संयम बरतने और आगे तनाव रोकने की अपील करती हैं। जर्मनी, फ्रांस और यूके के राजनेताओं की भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं हैं। यह उस समय आया है जब यूरोप में इजराइल पर गढ़ा संबंधी प्रतिबंधों की मांग तेज हो रही है। तो इस हालिया बढ़ोतरी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। चीन ने हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इन अभियानों के गंभीर परिणामों को लेकर गहराई से चिंतित है और संबंधित पक्षों से तनाव बढ़ाने से बचने का आग्रह करता है। बीजिंग एक तीसरे पक्ष के रूप में स्थिति को शांत करने में भूमिका निभाने को तैयार है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी ध्यान दे रहे हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस गहन संघर्ष से बचने हेतु अधिकतम संयम बरतने का आग्रह कर रहे हैं। उनके प्रवक्ता ने मध्य पूर्व में किसी भी सैन्य वृद्धि की निंदा की। वह ईरान में परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायली हमलों को लेकर चिंतित हैं,
जबकि ईरान और अमेरिका के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत जारी है, लेकिन कूटनीति के काम करने की संभावना कम है। इजराइल सुरक्षा कारणों से अस्थायी तौर पर विश्व भर के अपने सभी दूतावास बंद कर रहा है। इस बीच अरब दुनिया पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हो गई है। मध्य पूर्व के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक सऊदी अरब के विदेश मंत्री बहुत नाराज हैं। इसने कहा कि सऊदी अरब साम्राज्य भाईचारे वाली इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ इजराइल की खुलेआम आक्रामकता की कड़ी निंदा और भर्त्सना करता है, जो उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करती है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। और यह सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं है। ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और इराक ने इजरायली हमले की निंदा की है। इजराइल के लिए यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर अरब देश भी ईरानी शासन को पसंद नहीं करते थे। अब ईरान को मध्य पूर्व में इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई में अधिक समर्थन मिल रहा है। यही बात तुर्की और रूस पर भी लागू होती है, जो इजराइल के हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं और ईरान के खेमे में जा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि नेतन्याहू और उनके नरसंहार नेटवर्क के हमलों को, जो पूरे क्षेत्र और दुनिया को आग लगा रहे हैं, रोका जाना चाहिए। तुर्की लगातार और शक्तिशाली बन रहा है, क्योंकि असद के बाद के सीरिया में उसका प्रभाव बढ़ रहा है। यह इजराइल के खिलाफ मजबूत आवाज बनकर मुस्लिम दुनिया में लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रूस और ईरान व्यापार और सैन्य प्रणालियों में करीबी सहयोगी हैं। मॉस्को नहीं चाहता कि ईरान में शासन गिर जाए। अब जब मैं लिखना समाप्त कर रहा हूं, हमारे पास और विवरण हैं कि इजराइल को इस ऑपरेशन में कितना समय लगा और अमेरिका कैसे शामिल था। ट्रंप और उनके प्रशासन द्वारा की गई टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि ऑपरेशन से पहले के दिनों में एक सार्वजनिक छल की मुहिम चलाई जा रही थी, ताकि ईरान को यह न लगे कि कोई हमला होने वाला है। अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी ताकत इजराइल को आज के कार्यों के लिए पछताने पर मजबूर कर देगी। यह पिछले साल लेबनान में इजराइल द्वारा किए गए पेजर ऑपरेशन की तरह है, जिसकी कई सालों तक योजना बनाई गई थी। मोसाद ने आज सुबह ऑपरेशन राइजिंग लाइन की फुटेज जारी की, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज और मोसाद के बीच हुआ था। यह स्थानीय समयानुसार सुबह 3 बजे शुरू हुआ, हालांकि तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी थीं। मोसाद द्वारा इस मिशन में ईरान में वाहन और ड्रोन की तस्करी, एक ड्रोन बेस स्थापित करना और आज सुबह ड्रोनों को सक्रिय करके ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बनाना शामिल था। इसी वक्त इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने 200 विमान भेजे। ये मुख्यतः ईरान के 100 ठिकानों पर हमला करने के लिए फाइटर जेट्स थे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के केंद्र को निशाना बनाया गया था। इजरायली सेना ने दर्जनों रडार इंस्टॉलेशन भी नष्ट कर दिए। ईरान के नतांज परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो देश की मुख्य संवर्धन सुविधा है, में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। वर्तमान में इस बात पर विवाद चल रहा है कि वास्तव में कितना लक्ष्य साधा गया और वहां कितनी क्षति हुई। ईरान का दावा है कि वह अभी भी मौजूद है, जबकि इजराइल का मानना है कि उसे काफी नुकसान हुआ है। हमने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया। हमने ईरान के परमाणु हथियारकरण कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया। हमने ईरान की मुख्य संवर्धन सुविधा नतांज में निशाना बनाई। हमने ईरानी बम पर काम कर रहे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया। वॉशिंगटन का कहना है कि वह शामिल नहीं था और इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यह कार्रवाई U.S की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती थी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अधिकांश उच्च कमांडर, जिनमें कई उच्चतम रैंकिंग सैन्य कमांडर शामिल थे, एक भूमिगत मुख्यालय में इकट्ठा होने के दौरान मारे गए। हमें आशा है कि जैसे जैसे सुबह की घटना की पूरी जानकारी मिलेगी, मारे गए सैन्य अधिकारियों की संख्या बढ़ सकती है। ईरान का दावा है कि इन हमलों में 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई है। जवाब में ईरान ने इजराइल की ओर लगभग 100 ड्रोन भेजे। इन सभी ड्रोन को न केवल IAF यानी एयर फोर्स ने अपने फाइटर जेट्स से गिरा दिया, बल्कि कुछ ड्रोन जो जॉर्डन की हवाई सीमा में गए थे, उन्हें वहां की सरकार ने भी मार गिराया। दोस्तों, वापस आपके पास।